नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के पांचों कैंडिडेट भी घोषित हो गए और आज पांचों ने अपने नामांकन भी भर दिए हैं। लेकिन अभी तक ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय में लोगों को चौंकाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस ने भी चौंकाया है। कांग्रेस में भी नाम किसी और के चल रहे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो नाम आया अशोक सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चौंकाने वाले नाम दिए हैं, जिनके नाम चल ही नहीं रहे थे उनके नाम आए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि जयवंत सिंह पवैया आएंगे, अनूप मिश्रा आएंगे, तमाम ऐसे नाम चल रहे थे, लेकिन जिन नामों की घोषणा की गई है वो सभी नाम मेरे लिए चौंकाने वाले हैं। आखिर ये चौंकाने का काम क्यों होता है, पार्टियां किस तरह से करती हैं, कैसे चयन हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है उमेश नाथ महाराज को टिकट देकर। स्वयं उमेश नाथ महाराज का ये कहना है कि वे राज्यसभा के बारे में जानते भी नहीं है क्या है। मुझे तो जब घोषणा हो गई है उसके बाद पता चला है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन अब अपने दायित्वों का पालन करूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वे भारतीय जनता पार्टी के 25 पैसे की भी मेंबर नहीं है, इस तरह की बात कही। वे तो अपने धर्म ध्यान में लगे थे, उन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा है उज्जैन में। वे लोगों की सेवा में जरूर लगे हुए हैं, अध्यात्म में लगे हुए हैं, लेकिन एकदम अध्यात्म से राजनीति की ओर लाया गया है। इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीतेंद्र शर्मा जी से। नितिन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद इस बार कांग्रेस ने भी राज्यसभा को लेकर चौंकाया है? अशोक सिंह का नाम कोई चर्चा में नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जिन नामों की चर्चा थी राज्यसभा में, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में जिन नामों की चर्चा थी उनको पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। और एक नया चेहरा, जिसे कहें, अशोक सिंह नया चेहरा नहीं है, लेकिन राज्यसभा के लिए नया चेहरा है। वो कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। शायद 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं उन्होंने ग्वालियर से। 4 लड़े हैं, वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो क्राइटेरिया दिल्ली ने बनाया होगा उसमें ये तय किया गया होगा कि वो नाम जो चर्चा में हैं या वो लोग जो टिकट मांग रहे हैं इस बार उनको नहीं देना। तो इसलिए 2-3 नाम जो चर्चा में थे, उसमें एक नाम मीनाक्षी नटराजन का बाद में सुर्खियों में आया था कि मीनाक्षी नटराजन को भेजना चाहते हैं। राजन का भी नाम चल रहा था। उसके बाद एक नाम रघुराम राजन का भी आया था। लेकिन अशोक सिंह को टिकट देने का मतलब है साफ तौर पर कि यदि जब ये बात आई कि साहब कमलनाथ जी राज्यसभा में जाना चाहते हैं और कमलनाथ जी राज्यसभा में उनकी पार्टी जो है वो उनको नहीं भेजेगी बात चलती रही। दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने अपने को पूरे राज्यसभा के चुनाव में साइलेंट रखा, चुप रहे, कहीं ना कहीं इन दोनों की सहमति होगी तभी अशोक सिंह राज्यसभा में जा पा रहे हैं। अब पहले मैं बीजेपी की बात कर लेता हूँ। बीजेपी के जो चारों कैंडिडेट हैं, चाहे वो माया नरोलिया हों, बंशीधर गुर्जर जी हों, मुरुगन जी हों या उमेश महाराज हों, एक एक पे मैं उमेश महाराज को का चयन भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ दिलाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या रही है इन्हें टिकट देने को लेकर? क्या केवल वाल्मीकि समाज के जो वोट हैं वहीं तक सीमित है या कोई और उनका एक अलग से इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा हो सकता है? देखिए, एक खबर थोड़े दिन पहले बड़ी सुर्खियों में थी और उज्जैन में काफ़ी चर्चा में थी कि उमेश नाथ महाराज को अयोध्या में राम मंदिर में जो नहीं लोकार्पण हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए निमंत्रण मिला। ये एक खबर आई सुर्खियों में। तब लोगों को समझ में आया कि सभी उमेश नाथ महाराज कौन है, जिनको अगर उज्जैन से निमंत्रण कोई जा रहा है तो उमेश नाथ महाराज जा रहे हैं अयोध्या। साफ तौर पर उसके पहले कुछ फोटो सामने आए। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं वो उमेश नाथ महाराज से मिलने पहुंचे थे एक बार। 2016 का जो सिंहस्थ हुआ था उसमें एक समरसता स्नान हुआ था, जिसको पूरा कोऑर्डिनेट जो है वो उमेश नाथ महाराज ने किया था। और अमित शाह खुद उस समरसता स्नान में, अगर एक फोटो है जिसमें समरसता स्नान यानी दलितों के साथ स्नान किया था। समरसता स्नान मतलब वो अनुसूचित जाति के लोग थे जिनके साथ स्नान किया गया था, वो उमेश नाथ महाराज ने कोऑर्डिनेट किया था। तो ऐसे करके उमेश नाथ महाराज को जो है मूल एजेंडा जो है वो यही दिखाई देता है कि इस राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा ने जातिगत समीकरणों पर ध्यान दिया है। उमेश नाथ महाराज को एससी होने की वजह से वाल्मीकि धाम, वहाँ पर बेरवा समाज काफ़ी है, उज्जैन में, देवास में, उनको प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं ये टिकट मिला है। क्योंकि यदि हम उमेश नाथ महाराज पर बात करें और उनके अतीत पे बात ना करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। उमेश नाथ महाराज दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उमेश नाथ महाराज दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी थे। ये जो वाल्मीकि धाम है ये उसी जमीन पे बना है जिसको दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अलॉट किया था। तो जब वो कांग्रेस की सरकार थी तब दिग्विजय सिंह के करीबी थे। और जैसे आजकल बाबाओं का चल रहा है, चाहे वो मिर्ची बाबा हों, चाहे वो कंप्यूटर बाबा हों, ये बाबा लोग जो हैं वो सत्ता के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि उस समय वो दिग्विजय सिंह जी के करीबी थे।
ये भी कहा जाता है कि आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बगैर चर्चा के टिकट दे दिया, पूछा भी नहीं एक संत से और संत ने स्वीकार भी कर लिया, या पहले से चर्चा हुई है, ये संत बाहर इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि मुझसे नहीं पूछा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली ने या मध्य प्रदेश नेतृत्व में उनसे कोई चर्चा नहीं की और सीधी टिकट घोषित कर दी। ये हो सकता है, इसको मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बीजेपी इस समय चौंकाने वाले काम करती है। नहीं तो कुछ तो सहमति लेगी ना भाई, संत है, आश्रम में बैठे हैं, धुनी रमा रहे हैं, उनको राज्यसभा ला रहे हो तो कुछ तो सहमति लोगे उनसे। ये बिल्कुल, ये कभी ना कभी जिक्र करा होगा कि पार्टी आपको जो है वो कुछ करना चाहती है, आपको लेकर कोई विचार कर रही है, कोई इशारा करा होगा, ये ना बताया होगा। हो सकता है कि आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, हो सकता है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे, और भी नेता जो है वो उनसे मिलने पहुंचते रहे हैं, तो ये एक इशारा करा गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके विषय में कुछ सोच रही है। क्योंकि भाजपा में संघ के लोगों के इस समय उमेशनाथ महाराज काफ़ी करीबी हैं, जो संघ के लोग हैं, जो भाजपा में संघ से आए हैं या जो प्योरली संघ के लोग हैं, प्रचारक हैं जो भी हैं, क्योंकि एक एजेंडा चलता रहता है, समरसता का एक संघ भी जो है वो एक चला रहा है। तो और कांग्रेस से भाजपा में लाने की बात करें तो मैं इसलिए वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में के करीबी थे, अब भाजपा के करीबी हो गए, तो अशोक चौहान ही भाजपा में आ गए, तो ये अब कोई खास बात नहीं रही कि साहब वो किसका करीबी था और कौन सी पार्टी में आ गया। लेकिन मूल विषय यही है कि ये जो इनको लाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो जो लोकसभा की सीटें हैं, उज्जैन की, देवास की या और जगह पर, वहाँ पर जो बेरवा समाज को और एससी वोटों को प्रभावित करना है। बंसी गुर्जर को दिया है, वो विधानसभा चाहते थे, माया भी विधानसभा चाहते थे, उन्हें विधानसभा योग्य नहीं समझे, वो सीधे राज्यसभा भेज दिया इनको। ऐसा क्या हुआ और क्या बंसी गुर्जर को देने से गुर्जर समाज और किसान एक साथ साधने की कोशिश? देखिए, बंसीलाल जी को मैं खुद देख रहा हूँ, 2008 में टिकट मांग रहे थे वो गरोड़ से, 2013 में टिकट मांगा, 2018 में टिकट मांगा और 2023 में टिकट मांगा। और पहले तो वो भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे, एक जमाने में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी तो पार्टी ने एक तरीके से बंसीलाल जी को घर बिठा रखा था, बंसीलाल जी के पास कोई काम, पार्टी ने घर से बुला के टिकट दिया। तो सब्र का फल मीठा होता है। तो बंसीलाल जी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने, अगर बीजेपी ने किसी कार्यकर्ता की बात करें, टिकट दिया। और दूसरा, किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर बंसीलाल जी की समझ बहुत अद्भुत है। वो समझते हैं किसान की क्या परेशानी होती है, क्या किसान का समस्या है और किसान के मुद्दे को कैसे उठाना है। तो यदि मैं भाजपा की बात करूं तो एल मुरुगन तो साउथ के हैं, मंत्री हैं, उनको तो भेजा मध्य प्रदेश से क्योंकि उनके राज्य से सीट नहीं थी। लेकिन यदि इन तीनों की बात करूं तो उसमें सबसे अच्छा चयन यदि कोई है तो बंसीलाल गुर्जर है। चलिए, एक बात और है, इस राज्यसभा चुनाव के बाद में एक और संकेत जा रहा है, और ये राज्यसभा चुनाव से पहले हमने विधानसभा में भी देखा था। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता जो ये मानते थे कि हमारे बगैर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एक एक करके वो घर बैठ गए, चाहे वो मेघराज जी जैन हों, कृष्ण मुरारी मोघे हों, रघुनंदन शर्मा हों, डॉक्टर सेजवार हों, अनूप मिश्रा हों। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। तो आप इनका कोई भविष्य देखते हैं कि ये बिल्कुल अब टोटल इनका ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अतीत हो चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ना इन्हें कभी मनाने की कोशिश की, ना कभी फ्रंट में लाए। ये लोग चिल्लाते रहे कि जन आशीर्वाद रैली में तो हमको निमंत्रण भेज दीजिए, उनको निमंत्रण तक नहीं गया। मोघे जी जो टिकट बांटा करते थे, 320 टिकट बांटा करते थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, इस बार एक आमंत्रण तक नहीं पहुंचा उनको। पिछले इलेक्शन के दौरान कोई जिम्मेदारी नहीं इनको। तो क्या मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है? ये तय हो गया है कि ये जो बुजुर्ग नेता हैं अब इन्हें घर में ही बैठना चाहिए, इनको कोई उपयोग नहीं होगा? देखिए, कहा जाता है ना कि जब जिसका चलती है दाव तो वो फिर अब वो जो करे वो निर्णय जो है वो सही होता है। तो अभी तो जो निर्णय किया जा रहा है, अगर वो निर्णय किए गए, 163 सीट जीत गए मध्य प्रदेश में, सारे नेता घर बैठे हुए थे, चाहे मोघे जी कहें, चाहे मेघराज जैन कहें, चाहे रघुनंदन जी कहें, सब घर बैठे थे और बीजेपी 163 सीट जीत गई। बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी भी बीजेपी का डंका बोल रहा है। तो वो जो भी डिसीजन कर रहे हैं, जिसको भी घर बैठा रहे हैं, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे घर बैठाने से, जब पार्टी हार जाएगी इनको घर बैठाने से, तब हो सकता है कि ये बात समझ में आए कि अरे भाई इनका भी कोई महत्व है या इनका भी कोई उपयोग है। सब लोग घर बैठे हुए हैं, आप देखें ना, चाहे ये लोग नहीं, उसके बाद वाली पीढ़ी भी घर बैठ रही है। वही कप्तान सिंह जी जो हैं वो राज्यपाल बने, राज्यपाल बनने के बाद यहाँ आए, भोपाल में रह रहे हैं, आज की तारीख में पार्टी में उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे कई नेता हैं जिनका पार्टी उपयोग नहीं कर रही, तो लेकिन उसके बाद भी पार्टी जीत रही है बीजेपी। तो इसलिए बीजेपी जब जीत रही है तो इनका उपयोग वो करे या इनका उपयोग वो नहीं करे, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये फर्क तब पड़ेगा जब बीजेपी इनका उपयोग नहीं करेगी और बीजेपी को नुकसान होगा।
जब बीजेपी को इनका उपयोग नहीं करने से नुकसान नहीं हो रहा, तो आप ये माने कि ये फहरिस्त बढ़ती जाएगी। जो आपने 5, 6, 7 नाम बताए, ये फहरिस्त अभी और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिसको भी घर बैठा रहे हैं, यदि उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा यदि, लेकिन जिस दिन फर्क पड़ेगा तो उस नेता को घर से बुला लिया जाएगा। इसका कहीं ना कहीं उदाहरण देखने को ही मिले। और दूसरा एक चीज और है, उसमें मैं थोड़ी तारीफ करूंगा भाजपा की, कि वो ठीक है, वो जो बैठा रहता है, कभी कभी भाई सुमित्रा वाल्मीकि को कौन जानता था, लेकिन बुला के राज्यसभा भेज दिया। कविता पाटीदार कभी सोच नहीं सकती थी कि वो राज्यसभा में जाएंगी, उनको राज्यसभा भेज दिया। अभी जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है, अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी, वो दोनों को राज्यसभा भेजना, मतलब बाकी नेताओं की तुलना में वो छोटे नेता माने जाते थे, उनको राज्यसभा भेज दिया था। तो ये ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी में एक, जिसे कहें कि एक वो चल रहा है कि तुम जो बड़े नेता जिनके नाम चलते हैं, तो इसलिए नेता डरने लगे। अब तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब अखबार में नाम मत छापना, जबरदस्ती मर जाएंगे हम लोग। तो नितिन भाई, राम मंदिर के बाद में बड़ी उम्मीद थी कि जयवंत सिंह पवैया को राज्यसभा भेजा जाएगा, उनका उपयोग लिया जाएगा, लेकिन बड़ी हताशा का माहौल है उनमें और उनके समर्थकों में। राज्यसभा नहीं जा पाए जयवंत सिंह जैसा, पवैया जैसा नेता। हालांकि उनको महत्व दिया गया है, महाराष्ट्र में उप प्रभारी बनाया गया है उनको। मैं भोपाल में भी हर मीटिंग में जयवंत सिंह पवैया को सम्मान देते देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने घर बिठाया है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया पवैया जी को। और क्या देखते हैं उनका भविष्य? अभी तो शायद जो लिस्ट आई उसमें महाराष्ट्र में भी अब सह प्रभारी नहीं है, वो अभी जो नई लिस्ट प्रभारियों की जारी हुई है, लेकिन यहाँ कोर कमेटी में है वो मध्य प्रदेश। अब बिल्कुल कोर कमेटी में होंगे। लेकिन जब पवैया जी चुनाव हारे विधानसभा का 2018 में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सोच लेना चाहिए कि यदि हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हैं और चुनाव हार गए हैं, तो उसके बाद पार्टी हमको राज्यसभा भेजेगी। वो पार्टी अगर हम पे एहसान कर दे और मर्जी पर भेज दे हमको, तो ठीक है। लेकिन पार्टी हमको राज्यसभा में इसलिए भेजेगी क्योंकि राम मंदिर का माहौल चल रहा है। तो राम मंदिर के माहौल में अडवाणी जी को भारत रत्न मिल सकता है, लेकिन अगर पवैया जी सोचे कि उनको राज्यसभा मिल जाएगी, तो पवैया जी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। वो शायद, मुझे वही लगता है कि उनके आसपास के लोग, मीडिया ने माहौल बना दिया कि पवैया जी राज्यसभा चले जाएंगे। तो इसलिए राज्यसभा, क्योंकि आप देखें जिन लोगों के, सारों के लोगों के नाम छपे थे राज्यसभा के लिए, जो सारे दावेदार थे, जयवंत सिंह पवैया, उमाशंकर गुप्ता, अनूप मिश्रा की बात चली थी, तो ये जो सारे दावेदार जो ये सोच रहे थे कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, तो ये लोग मान लें अब कि जो सोच रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। बीजेपी जातिगत समीकरण पे सोचती है। मैं अभी अशोक सिंह के चयन पे भी आऊँगा, लेकिन इसके बीच में एक अप्रासंगिक सवाल है जो थोड़ा हटके है। मैं ये देख रहा हूँ कि ग्वालियर की राजनीति एकदम बदल गई है बीजेपी की। ग्वालियर में जितने स्थापित नेता थे, एक एक करके वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए हैं, और अब नेता हैं वहाँ केवल सिंधिया जी। वहाँ किसी पार्षद को भी यदि बीजेपी ज्वाइन करनी है तो वो महल का दरवाजा खटखटा रहा है। पहले वो जाया करता था नरेंद्र सिंह तोमर के घर, पहले जाया करते थे नरोत्तम के घर, पहले जाया करते थे वो माया सिंह के घर या सेजवलकर साहब के यहाँ। लेकिन अब ये सारे दरवाजे एक तरह से बंद हैं, अब एक ही दरवाजा खुला है, महल का। तो अचानक ये क्या हुआ है, ये दिसंबर 2023 के चुनाव परिणाम आने के बाद, कि वहाँ ग्वालियर में अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही दरवाजा बचा है, और वो है सिंधिया जी का। और सिंधिया जी ने भी अपनी गतिविधियाँ एकदम से बढ़ाई हैं। इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के संकेत दिया है कि आप अपनी सक्रियता बढ़ाएं, या ये अचानक हुआ है? देखिए, ग्वालियर में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ है, मतलब थोड़ा सा आपकी बात से मैं वो इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जितनी ज्वाइनिंग हो रही है, मुझे उन सारी ज्वाइनिंग में नरोत्तम मिश्रा का चेहरा दिखाई दे रहा है। इस समय जो भी बीजेपी में ज्वाइनिंग चल रही है, वो रोज कुछ लोगों को लेके जाते हैं कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। 2 जिलाध्यक्ष ज्वाइन करा चुके हैं वो, अभी बड़वानी का शायद जिलाध्यक्ष ज्वाइन कराया। दोनों में ग्वालियर का नहीं है। मैं बात सिर्फ आप ही ग्वालियर की कर रहा हूँ आपसे। मैं जो मतलब केंद्रित, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नरोत्तम मिश्रा को हम कमतर नहीं आंक सकते, और वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों में प्रमुख है, आज भी हैं। लेकिन ग्वालियर के मामले में ये हो रहा है नितेंद्र जी, कि ग्वालियर में किसी कांग्रेस के नेता को बीजेपी में आना है, तो वो बजाय नरोत्तम के दरवाजे जाने के वो महल जाना पसंद कर रहा है। उसका कारण ये हुआ होगा कि जब नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया गया, मतलब अब नरेंद्र सिंह तोमर तो किसी को शामिल नहीं करा सकते, ना वो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में खुलेआम आ सकते। नरोत्तम मिश्रा जी जब अपना चुनाव लूज कर गए, तो अब भाजपा में नेता कौन बचा वहां पर? जब कोई नेता नहीं बचा, तो अब वहां पर एक ही नेता है जो केंद्रीय मंत्री के रूप में है, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये एक कारण हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी में
वहां पर वो नेता जो सरकार में या संगठन में कहीं प्रमुख रूप से दिखाई नहीं दे रहे। तो हर व्यक्ति जो पार्टी से दूसरी पार्टी में आता है वो अपना फ्यूचर देख के आता है कि मेरे को कल क्या मिलेगा। तो शायद ये लोगों के दिमाग में हो कि सिंधिया जी कुछ दिला सकते हैं, अब ये बाकी नेता कुछ नहीं दिला सकते। आपको लगता है कि केंद्र से कोई संकेत इस तरह के नहीं है कि ग्वालियर में जो लीड करेंगे वो सिंधिया जी करेंगे, ऐसा कोई संकेत नहीं? नहीं, मुझको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर केंद्र से ऐसे संकेत होते तो सिंधिया जी के जो है वो, जब मध्य प्रदेश में सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो सिंधिया जी के 9 मंत्री थे। उसके बाद 2-3 लोग चुनाव हार गए, सिंधिया जी के 6-7 मंत्री बचे, और अब के सिंधिया जी को दूसरे से तीसरा मंत्री बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। गोविंद राजपूत का नाम कैसे जुड़ा है मंत्रिमंडल में वो कहानी सबको पता है। तो इसलिए ये ऐसा है कि साहब उनका वो दिल्ली से कोई संकेत आया कि साहब सिंधिया जी ग्वालियर की भाजपा चलाएंगे, तो मुझको नहीं लगता। ग्वालियर की भाजपा तो भाजपा के पुराने नेता ही चलाएंगे। चलिए मैं वापस लौटता हूँ राज्यसभा पे। ये माना जा रहा था कांग्रेस के अंदर कि जिस तरह कमलनाथ जी को हटा के जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया, कमलनाथ जी जब हटाए गए तब विदेश में थे, आपको याद होगा, और जीतू पटवारी ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कमलनाथ जी आ जाएं तो मैं चार्ज ले लूं। उन्होंने भी दूसरे दिन जुलूस निकाला और चार्ज ले लिया। तो ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं हंसिए पे किया जा रहा है। लेकिन जो फैसला हुआ है राज्यसभा को लेके अशोक सिंह जी का, ये सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी ओरिजिनल जो दिग्विजय सिंह जी के साथ रहे हैं और बाद में वो पिछले 3-4 साल से कमलनाथ जी के बहुत नज़दीक थे। ये भी चर्चा है कि ये टिकट प्योर कमलनाथ जी ने दिलाई है, जीतू पटवारी शायद इस संबंध में पूछा भी नहीं गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस की सरकार बनी तो जो पहली राजनीतिक नियुक्ति हुई थी वो अपेक्स बैंक का चेयरमैन अशोक सिंह को बनाया गया था। कमलनाथ जी ने बनाया था। मैं वही बताना चाहता हूं। तो इसलिए उसके बाद जब कांग्रेस में कमलनाथ जी ने अपने कुछ पुराने लोगों को, जिन एज की वजह से या जिस भी कारण से, उनको जब घर बिठाने की बात की तो वो अशोक सिंह को कार्यालय में लेकर आए, उनको कोषाध्यक्ष बनाया, और इस बार जो पूरा फाइनेंस था इस चुनाव का वो अशोक सिंह जी के हवाले था। साफ तौर पर सबको पता है कि अशोक सिंह जो है वो कमलनाथ के करीबी हैं, और कमलनाथ के ही करीबी नहीं है। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कोई कॉमन करीबी है जो दोनों जिससे अपने दिल की बात कर लेते हैं या दोनों पर जो पकड़ रखता है, तो वो एकमात्र नेता अशोक सिंह है। अशोक सिंह अपने आगे यादव नहीं लगाते, लेकिन इन दोनों के अलावा यदि कोई समीकरण काम किया होगा तो वो ये तीसरा समीकरण ये होगा कि अशोक सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कांग्रेस ने जो है वो अशोक सिंह यादव को जो है वो राज्यसभा। आपको पता है कि यादव भी 2 तरह के होते हैं, एक अहीर यादव और दूसरे कमरिया यादव। आपको पता है कि अशोक सिंह जी अहीर यादव नहीं है? मुझे ये बात पता है मुझे। ये कमरिया यादव ज्यादातर ग्वालियर बेल्ट में मिलेंगे जो अहीर का काम नहीं करते हैं। अहीर यादव अलग हैं, वहाँ 2 तरह के यादव हैं। एक वो जो दूध का काम करते हैं जिनको हम भगवान कृष्ण का वंशज कहते हैं, और दूसरे एक कमरिया यादव हैं। ये कमरिया यादव है शायद। क्या है, जाति का समीकरण बहुत टिपिकल होते हैं रवीन जी, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ भिंड में जो है वो कुशवा और ग्वालियर में ये बड़ा मायने रखता है। वहाँ जो मैंने आपको बताया, इनको यादव कहने में बड़ा दिक्कत है कई यादवों को, क्योंकि ये कमरिया यादव हैं। हाँ, तो और मध्य प्रदेश में शायद इनकी समाज के बहुत वोटर भी नहीं है। नहीं है, वो ग्वालियर बेल्ट में ही है बस। वो ग्वालियर बेल्ट में ही है, बहुत वोटर नहीं है इनकी समाज के। तो ये एक, लेकिन एक समीकरण ये होता है कि कहने को होता है कि हमने एक ओबीसी को भेज दिया है, क्योंकि इस समय आप देखिए पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी बताया जाता है कि हम किस जाति के व्यक्ति को राज्यसभा भेज रहे हैं। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, हालांकि वो आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं जोड़ देता हूँ। जब राज्यसभा का गठन जिन लोगों ने किया था और राज्यसभा को अपर हाउस को बनाया था, तो वो उन लोगों के लिए बनाया था कि जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है और वो इंटेलेक्चुअल लोग जो चुनाव से नहीं जा सकते उनको भेजा जाए, ताकि वो नियम बना सकें, वो कानून बना सकें। अब भगवान मान लेके कि सुमित्रा वाल्मीकि, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया, अशोक सिंह जी क्या कानून बनाएंगे और क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे नितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से मध्य प्रदेश की, हमने धीरे धीरे राज्यसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ी खुलकर हमने चर्चा की है, और आपने जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह चौंकाने वाले फैसले ले रही है। एक और विषय पे आज हमने चर्चा की है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेता जिस तरह घर बिठाए गए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका वजन बहुत कम होता जा रहा है। ये भी उन्होंने इशारे में कहा है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि ये उपयोगी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लाने में भी
पीछे नहीं रहेगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता घर बिठा दिए गए हैं और राज्यसभा का चयन जिस तरह से किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसने राजनीतिक समीकरणों के बजाय जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है। ये बड़ा क्लियर नितिन जी ने भी किया है और मेरी भी सोच उसी तरह की थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।